बागवान भाइयों नमस्कार। अभी मैं आया हूँ फार्म प्लस की लैब में जो सिचुएटेड है विलेज कीट तहसील ठेऊर डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अभी मेरे साथ है संजीव जी और दीपक जी। ये है फ्रूट साइंस के एक्सपर्ट और दीपक जी है सॉइल साइंस के एक्सपर्ट। इन्होंने अपनी एजुकेशन सारी नौनी विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है, तो अब इनका एक सेटअप है यहाँ पे विलेज कीट में लैब इन्होंने बनाई है प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग लीव टेस्टिंग के लिए। तो इनसे आज हम क्वेश्चन पूछेंगे इस वीडियो में कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ऑर्चर्ड में तुड़ान के बाद क्या स्प्रे होनी चाहिए, क्या सॉइल एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो संजीव जी आपसे हम पूछना चाहेंगे जो तुड़ान के बाद स्प्रे है, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो क्या होना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद पहली चीज़ तो हम जो ब्लाइटॉक्स से शुरू करते हैं, जो रिकमेंडेड वो है कि हम कोई एक कॉपर बेस्ड उसकी जनरली जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसकी स्प्रे करें। उससे जो हमारे जो उसको डैमेज हुआ है या कोई भी चीज़ जो प्लांट में हमारे है वो थोड़ी फंगल इन्फेक्शन से दूर रहेगी। ओके जी। उसके बाद न्यूट्रिशन पे अगर हम आएँ तो न्यूट्रिशन में सर इस दौरान क्या होता है कि हमें एक विंडो मिलती है, छोटी विंडो मिलती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमारी सारी क्रॉप उतर गई है। तो जो हमारा जो सारा लोड था न्यूट्रिशन का, जो मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का और जो शुगर्स जो हमारे थे, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो जो लोड्स जो फ्रूट्स और पत्तियों के लिए जा रहा था वो अब वापस जो हमारे वुडी टिश्यूज़ है और जो बड्स है उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। ओके। तो इस दौरान सबसे ज़रूरी है कि हम इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को डालें जो हमारे आगे बड बर्स्ट के टाइम काम आएंगे। तो पहली चीज़ तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिना किसी चीज़ के बारे में जाने, बिना किसी चीज़ को मापे हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। ओके जी। देयर कैन नॉट बी एनी मैनेजमेंट विदाउट एनी मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमें अपनी पत्तियों की और जो सॉइल है उसकी जांच करानी तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कितनी कितनी मात्रा चाहिए होगी। लेकिन इन जनरल जो हमें इस टाइम न्यूट्रिशन पे अगर हमें फोकस करना है तो पहली चीज़ है नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा जो आगे स्प्रिंग सीजन में जो अच्छा जो हमारा फूल बनना है, फूल खिलना है, उसके लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होती है। जो हम नाइट्रोजन स्प्रिंग के टाइम देंगे वो जो नाइट्रोजन है वो उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करेगी, लेकिन जो हम अभी देंगे वो हमारी ओपनिंग के लिए और जो बाइनियल बियरिंग जो हमारी होती है उसको कम करने के लिए नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल होती है, अगर नाइट्रोजन का लेवल हमारा अच्छा रहे। दूसरा सर न्यूट्रिशन जो आप आजकल डाल सकते हैं, जो हम रेकमेंड करते हैं वैसे ही जो डोरमेंट पीरियड में न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो जिंक की है। जिंक हम इसलिए वो करते हैं क्योंकि अगर आप आगे ग्रोइंग सीजन में जिंक करेंगे तो वो हो सकता है उस दौरान की जो ग्रोथ है उसकी उस पर जो रोल प्ले है वो कम हो। ओके। तो अगर हम जो डोरमेंट टाइम्स में या अभी अगर हम जिंक की वो सप्लाई देते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और जिंक जो है हमारा पत्तियों के बनने के लिए, जो क्लोरोफिल है उसके बनने के लिए और उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। तीसरी चीज़ है जो हम मैग्नीशियम हम कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत कम हम फोकस करते हैं जिस चीज़ को, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है बाकी न्यूट्रिएंट्स की अपटेक के लिए भी। और दूसरा जो जैसे मैंने आपको कहा कि क्लोरोफिल और की बनने के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। तो मैग्नीशियम को भी हम इस दौरान दे सकते हैं। जैसे जिंक मैग्नीशियम है ना जी, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट क्या पत्तियों का क्लोरोफिल इम्प्रूव करने के लिए करते हैं? असल में जो हम अभी जो देंगे वो जो मैंने आपको कहा कि वापस वो वुडी टिश्यूज़ और जो बड्स है वहाँ पे जाके वो बनना मतलब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो जो आगे जो पत्तियाँ बनेंगी उसके लिए जो जिंक और जो मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे क्लोरोफिल बनने के लिए पत्तियों के, उसके लिए जो मैग्नीशियम है आपका अगर आपके वो कम होगा तो आपकी पत्तियाँ का एक तो जिंक भी, पत्तियों का एक तो साइज़ भी छोटा रहेगा। जितना आपकी पत्तियों का साइज़ छोटा रहेगा आपका एरिया कम हो जाएगा जो उसको कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। वो अगर वो थोड़ी फोल्ड भी रहती है तो उसकी एफिशिएंसी वैसे ही कम रहती है। तो उसका जो आपने जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है अपने फ्रूट्स के लिए भी, एनुअल शूट ग्रोथ के लिए भी वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है।
जैसा मैंने आपको कहा कि जिंक अगर हम आगे ही देंगे उसी दौरान, सीज़न के दौरान, तो हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर जाके वो अपना काम करना शुरू करें। तो इसलिए मैग्नीशियम और जिंक भी हम दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये टेस्ट के बेसिस पे ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर हमने पत्तियों का टेस्ट किया हो कि मैग्नीशियम मेरे सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे मैग्नीशियम देना चाहिए, जिंक देना चाहिए। आप बोरोन भी दे सकते हैं, बोरोन जैसा कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और बोरोन की हेल्प से क्या कि सीड फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब अच्छी बनेगी तो ज़्यादा सीड्स बनेंगे, ज़्यादा सीड्स बनने से फलों का साइज़ अच्छा जाएगा, कैल्शियम वो ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। और जो कैल्शियम रिलेटेड जो हमारे बहुत सारी समस्याएं आती रहती है फ्रूट में, साइज से लेकर हर एक चीज़ की दिक्कत आती है, वो हमारी कम होती जाएगी। तो इसकी डोज क्या रहेगी? जैसे इसकी सर जो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम जनरली इस दौरान यूरिया से दे सकते हैं, चीपेस्ट और अच्छा सोर्स है। और यूरिया बहुत जल्दी इस दौरान, आप ये समझिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी यूरिया आपका एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो एक जो मैंने आपको कहा कि ये विंडो बहुत ज़रूरी है, पत्तियां हमारे बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी के इस साल पतझड़ की समस्या थी ना, बहुत पत्तियां बहुत कम है, 30 to 40% जी, तो उससे भी पोस्ट हार्वेस्ट करना चाहिए? 30 to 40% में तो करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बिल्कुल ही पत्तियां कम हो गई है तो वो जो आप नाइट्रोजन इस तरह की न्यूट्रिशन देंगे वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी, और उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इस सीज़न, ये जो सीज़न था इसमें तो पत्तियां वैसे ही काफ़ी लोगों के कम है, लेकिन कोई भी सीज़न हो, हमें जैसे ही हमारा फल टूट जाता है उसके बाद बहुत कम विंडो मिलती है। इस दौरान हमारी जो रूट एक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चली होती है। तो और जो हमारी जो फर्टिलाइज़र जो हम फोलियरली देंगे वो सारा का सारा जो है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो बड्स है हमारा और जो वुडी टिश्यूज़ है उसमें डिपॉजिट होता जाता है। तो ये जो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन है उसके लिए आप एक तरह से पौधे को तैयार रख सकते हैं। तो संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया ना, इसकी डोज भी हमें बताओ कि 200 लीटर पानी में कितनी होनी चाहिए? जी सर, सब पहले तो नाइट्रोजन से शुरू करते हैं कि जो हम यूरिया जनरली इस दौरान यूरिया की, जैसे मैंने कहा कि एफिकेसी भी अच्छी रहती है, और इस दौरान लगभग 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी यूरिया हमारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो लगभग 1 से 2%, 2 से 4 किलो तक आप जो यूरिया है एक ड्रम में डाल सकते हैं। वैसे और दूसरा जैसे मैग्नीशियम, जिंक या बोरोन है, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हमें टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से हमारी जो मात्रा है वो वेरी कर सकती है। लेकिन इन जनरल अगर आपके मैग्नीशियम डेफिशिएंट है या इस तरह की हो तो आप 1 kg तक मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट एक ड्रम में जो है 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक डाल सकते हैं। जी, डाल सकते हैं। वो हम, अगर आपको अपने लीफ टेस्ट नहीं पता है और आपको लगता है कि देखने से कि मैग्नीशियम के पत्तियों का साइज़ भी छोटा है, आपकी पत्तियाँ थोड़ी लाइट कलर्ड भी है, तो आप चाहे तो वो 1 किलो तक डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप टेस्ट उसके करवा लीजिए और फिर तय कीजिए कि मुझे कितनी मात्रा डालनी है। और जो जिंक है, जिंक अगर आप जैसे जिंक सल्फेट डालेंगे तो आपका लगभग 250 ग्राम तक एक जो ड्रम में है वो काफ़ी रह जाता है। तो दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सॉइल एप्लीकेशन है उससे रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से करनी चाहिए? नमस्कार जी। सबसे तो पहले मैं बागवान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, फसल तुरान हो गया है, तो सबसे पहले आपने सॉइल टेस्ट के लिए जाना है इस साल। सॉइल टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि जनरल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, तो आप अगर आपका तो सॉइल पीएच अगर अच्छा है, ठीक है, 6.5 या 6 से प्लस है, तो आप लगभग 1 किलो बड़े पौधों में यूरिया डाल सकते हैं, जो सॉइल में बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम बेसिक टेस्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और पीएच की टेस्ट ज़रूर कराएं, और उसके बाद ही हम उसके बेसिस पे आपको बता पाते हैं कि आपको कितने खाद की मात्रा और कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सॉइल टेस्ट कराना है तो फार्म प्लस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9817103565। इस साल एक समस्या और रही सर, जैसे पतझड़ काफ़ी था ना, तो लोगों की पत्तियां झड़ गई, तो उनका क्या मानना है कि उन्होंने नीचे यूरिया डाल दी, ठीक है, तो यूरिया डालने की वजह से कह लो या इन्वायरमेंटल कह लो, उनका जो बड था वो बस्ट हो गया, उसमें फ्लावरिंग होगी। तो क्या ये नीचे न्यूट्रिशन डालने की वजह से हुआ है कि कुछ और कारण है? क्या कहना है आपका? देखिए, ये न्यूट्रिशन डालने से तो नहीं हुआ है। ये अगर आपका
कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता कि अभी तक वर्ल्ड वाइड की फ्लावरिंग फिर से क्यों हो रही है, लेकिन न्यूट्रिशन डालने से तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन हम नहीं डालें तो अच्छा है, अगर क्योंकि अगर पत्तियां हैं नहीं तो हम नीचे खाद डाल के उसका कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, जी। कुछ भी मतलब ये वेस्ट हो जाए क्या? और वेस्ट ही है, एक तरह से वेस्ट है, अगर क्योंकि आप बारिशें भी देखें, लगातार बारिशें चली हुई हैं, हाँ जी। तो इतना अगर पत्तियां ऊपर है नहीं, खाना बनाएगा नहीं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आपका क्या व्यू पॉइंट इसमें, जैसे पत्तियां झड़ गई ना, वापस सर। से फ्लावरिंग होगी, क्या कहना चाहते हैं? सर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो इस दौरान जो न्यूट्रिशन जो हमने नीचे दिया उसका कोई पर्टिकुलर उसमें रोल नहीं है। वैसे भी जब आपकी एक बार पत्तियां झड़ जाती हैं तो उसके बाद रूट एक्टिविटी और जो हमारी जो शूट एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत स्लो हो जाती है, और हमारा नीचे से जो अपटेक है यूरिया या किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए हमारा जो एक्टिविटी है वो चलना बहुत ज़रूरी होता है। पत्तियों का ऊपर वो जो खींचना वो ज़रूरी है, उसके लिए पत्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस जो आपने कहा कि फ्लावरिंग जो लोगों की हो रही है, इसका एक अभी तक दुनिया में इसका एक पर्टिकुलर रीज़न कि एग्जैक्टली किस वजह से होती है वो नोन नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस इसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो एक तो ये है कि अगर आपकी पत्तियां समय से पहले झड़ जाती हैं, काफ़ी हद तक आपकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, आपके सिर्फ अगर 5-10% ही पत्तियां बची हैं, तो बहुत जो अमाउंट है आपका पत्तियों का झड़ चुका है। इस वजह से जो प्लांट है वो एक इनएक्टिव स्टेज की तरफ चला गया था, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद के 1.5 महीने 2 महीने बाद वो वापस, क्योंकि उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इस तरह से चलती है कि पत्तियों के झड़ने के बाद उसको वो उस पर्टिकुलर टाइम बाद वो दोबारा से अपना ग्रोइंग उस पर शुरू होता हो सकता है। उस वजह से भी बड बस्ट होते हो। एक और रीज़न जो इस चीज़ को एट्रीब्यूट किया जाता है वो ड्रॉट से जुड़ा है, कि अगर काफ़ी टाइम तक बारिश ना हो या फिर हमारी जो ड्राई कंडीशंस बहुत टाइम तक प्रिवेल और एकदम बारिश हो जाए, तो उस वजह से भी माना जाता है कि जो फ्लावरिंग है वो फिर से हो सकती है। अच्छा, तो ये इसके कारण है जी। मतलब ये रीजंस इसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा इसका नॉन रीज़न कोई नहीं है, और इसको मैनेज किसी और तरीके से हम कर नहीं सकते हैं कि इसको हम कंट्रोल करें कि ये ना हो। ये होती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि फर्दर वो जो रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो आपका जो बड था वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जाके वो आपका खिलना चाहिए था, तो वो तो एक लॉस तो आपका है ही है। लेकिन उसको जो फ्रूट ऑफ ईयर में दिक्कत आई, हाँ, एक उसमें भी थोड़ा वो असर डाल सकता है, खासकर जो हमारी ट्रेडिशनल जो वैरायटीज़ है उसमें। और दूसरा एक जो अब जो उसको एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो फ्रूट बनने के लिए ले रहा है, वैसे तो फ्रूट छोटा रहता है लेकिन फिर भी जो ले रहा है आप उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो आपके फ्लावर्स आ रहे हैं उसको आप खुद से निकालना शुरू कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। तो बागवान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अलग वीडियो एक और बनाएंगे हम, वो फोकस रहेगी मेनली सॉइल टेस्ट के ऊपर। तो दीपक जी पूरी अपनी जो लैब है वो भी दिखाएंगे और सॉइल के बारे में बताएंगे भी, किस तरह से टेस्ट यहाँ पे होता है और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है और आपने कैसे एप्लीकेशन करनी है, और पीएच से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।